सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया और बहुत ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का, जिसमें हमने सिर्फ इतना समझा कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड आई होप कि उस क्लास के बाद अब आप ये जानते हैं कि डायरेक्टिंग का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं देती हूँ आपको एक क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास। तब तक आप लगा दीजिए यहाँ पर अपनी अपनी अटेंडेंस। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमें ये बताया गया कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को ये बताना व्हाट टू डू, और ये भी देखना कि वो सभी सबॉर्डिनेट्स अपने उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ परफॉर्म कर रहे हो। डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना ही नहीं होता। इस डायरेक्टिंग के फंक्शन के अंदर हम अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड भी करते हैं, उनको काउंसिल भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज भी करते हैं, और साथ साथ अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। तो डायरेक्टिंग इन सभी चीज़ों को मिलाकर बनता है। उसके बाद हम लोगों ने समझे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके लिए हमने देखा अपने सुपीरियर का फेस, और तुम लोगों ने को मैंने बोला प्लीज़ कॉल मी फिट, जिससे हमने चारों के चारों फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग समझे। जिसमें पहला था फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप से लेकर बॉटम तक आता है। मतलब कि एक सुपीरियर के पास ये राइट होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है। मतलब हर एक मैनेजर के पास ये राइट है कि वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा। लाइकवाइज हर एक सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन रिसीव करनी है किससे? अपने इमीडिएट सुपीरियर से। उसके बाद सेकंड पॉइंट था इनिशिएट एक्शन, जहाँ पर बाकी सारे फंक्शंस में आप सिर्फ एक स्टेज सजा रहे हो, आप सिर्फ परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहीं पे डायरेक्टिंग का मतलब होता है परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देना। तो जो एक्चुअल एक्शन स्टार्ट होते हैं वो इसी फंक्शन पर जाकर शुरू होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक डायरेक्टिंग की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। डायरेक्टिंग कभी खत्म नहीं होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो डायरेक्टिंग भी चलता रहेगा। उसके बाद टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ जहाँ आपको सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ आपको डायरेक्टिंग भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पर एक सुपीरियर को राइट मिलेगा कि वो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाला ऑपरेशनल लेवल को डायरेक्ट करता है। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ा, जिसके लिए मैंने आपको कहा प्लीज़ बी रेडी फॉर द IIM, जिसमें बी फॉर था बैलेंस, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, कि डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कॉपरेशन और कमिटमेंट का, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग ग्रुप और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहता है। रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंज, यहाँ पर हम लोग समझाते हैं अपने डायरेक्टिंग के हेल्प से कि किस तरीके से उन्हें उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, वो चेंजेस उनके लिए क्यों ज़रूरी है और उससे उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर समझाई जाती हैं अलग अलग तरीके से। इनिशिएट एक्शन का पॉइंट तो वही है, तो इस पर हम लोग नहीं दोबारा डिस्कशन करेंगे, सेम पॉइंट है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपने अपने गोल्स को लेकर आए हैं, और अगर सभी लोग अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग रास्ते पे चलेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डायरेक्टिंग के प्रोसेस के अंदर एक सुपीरियर ये कोशिश करता है कि सभी के इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक साथ लेकर आएँ और सभी अपने गोल्स को अचीव करते करते ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर जाएँ। उसके बाद हमने पढ़ा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ ऑफर करते हैं जिसकी वजह से वो हम जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए अपने आप ही रेडी हो जाए। तो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन चलता रहता है, कई बार उनके काम को अप्रिशिएट करके, कई बार उनको बोनस देकर, कई बार उनको छुट्टियों पर भेजकर। तो इस तरीके से हम उनको यहाँ पर मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब उसके बाद बारी आती है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की। हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, जिसका नाम क्या है? मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। आपके कोर्स में सुपरविजन नहीं है। सुपरविजन का सिर्फ एक तरीके से थोड़ा सा मतलब समझ के रख लो कि सुपरविजन, ये सुपरविजन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या? जहाँ पर ये जो सुपर है, सुपर का मतलब होता है ओवर, और विजन का मतलब होता है लुक या सी। तो सुपरविजन को इस तरीके से समझाया जाता है कि सुपरविजन के अंदर एक सुपीरियर ओवरसी करता है, यानी कि नजर रखता है
जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट हैं उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक नज़र रखने वाला जब काम हो रहा होता है अपने सबॉर्डिनेट की एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो उसे बोलते हैं सुपरविजन। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि सुपरविजन क्या होता है। जो हमें मेन डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर वो इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर करना है। इन 3 एलिमेंट्स को हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं अपने पहले एलिमेंट यानी कि मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिमेंट के साथ, जिसका नाम है मोटिवेशन, जिसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत मुझे भी है, और हम सभी की ज़िंदगी में इस मोटिवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मोटिवेशन होता क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन क्या है, हमारी लाइफ में मोटिवेशन क्या है, अलग हो सकता है, लेकिन मीनिंग तो एक ही है। तो मैं मोटिवेशन को कुछ इस तरीके से समझाती हूँ कि जब तक हमें कुछ ऑफर ना किया जाए तब तक हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं होते। जैसे कि किसी को पैसा मोटिवेट करता है तो किसी को कोई एक रिस्पेक्ट मोटिवेट करती है। जैसे कि आईएएस और आईपीएस की जो जॉब है, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चा क्यों एक बच्चा लगा पड़ा है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए? और बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी तो हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बट तब भी बच्चा तैयारी कर रहा है उन सभी जॉब्स के लिए। क्यों? वहाँ वो पैसा नहीं देख रहा, वहाँ वो देख रहा है उस जॉब से रिलेटेड रिस्पेक्ट को, उस जॉब से रिलेटेड पावर को, जो उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है, जहाँ जिस पोजीशन पे आकर बैठ गए हैं उसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनको कोई ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है ना, जितनी सैलरी हमें मिलती है उससे हमारा गुजारा हो रहा है, इससे ज़्यादा की हमें इच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हायर पोजीशन पे जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ेगी, हमें झंझटों में पड़ना नहीं है। लेकिन एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसको वो स्टेटस चाहिए कि आज अगर वो एक मार्केटिंग मैनेजर है तो कल को वो देख रहा है कि मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। तो ये चीज़ उसको मोटिवेट करेगी कि मुझे वो पोस्ट चाहिए, मुझे उस पोस्ट से रिलेटेड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, पे सब कुछ चाहिए। तो वो काम करेगा ना उसके अकॉर्डिंग। तो मोटिवेशन कुछ इसी तरीके से होता है। हमारी लाइफ में भी ना, हम कई बार जब अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो उसके बाद जब तक हमें सामने कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है ना कि जिसके लिए हमें वर्क करना है, तब तक हम अपने एसी में रखे हुए सोफे के ऊपर से उठते नहीं हैं। हम अपने बेड पे भी आराम से सोते रहते हैं एसी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा। हम कहते हैं ना कि यार मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तुम भी तो पढ़ने के लिए उठते नहीं हो ना जब तक तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं दिखाई जाती। जब तक तुम्हें भी कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, तुम भी तो कहते हो ना कि मैम मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है। तुम्हें वो चीज़ दिख नहीं रही है जिसके लिए तुम काम करो। जब कभी बैठ के एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो तो आधे घंटे, 2 दिन, 3 दिन तक तुम्हारे अंदर जोश रहता है, और 4-5 दिन बाद फिर तुम फिर से वही। तुम्हें हर थोड़े टाइम बाद मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर की वो जो एनर्जी है वो हर थोड़ी देर बाद डाउन हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बेटा मोटिवेशन को कुछ इसी तरीके से समझाया गया है, और इसमें एक वर्ड है जिसके लिए मोटिवेशन जाना जाता है। मैं आज जब आपको मोटिवेशन पढ़ाऊंगी और फिर एक लीडरशिप वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता है इनकी डेफिनेशन में। इन दोनों को जब केस स्टडी में पहचानने के लिए बोला जाता है तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैम मोटिवेशन, लीडरशिप एक जैसा सही लगता है। बट मैं आपको कुछ यहाँ पे बातें समझाऊंगी, उन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर आप कभी भी इन दोनों का जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना माइंड में, आप उसमें फंसेंगे नहीं, उसके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। देखिए जरा, इट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब, मैं अपने बच्चों को ऐसे समझाती हूँ, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है किसी को पिन मारना, कि भाई तू आराम से बैठा हुआ है ना, मुझे चाहिए कि तू उठे, तू भागे, तू दौड़े, तू काम करे। तो मैं आई, मैंने तुझे एक पिन मारी और तू फटाफट से उछल गया, यानी कि तेरे अंदर एक एनर्जी आ गई। तो यहाँ पर मोटिवेशन को यही समझाया गया कि मोटिवेशन क्या है, आपके अंदर एक एक्शन लेकर आता है। जैसे होता है ना कि हमने साइंस में पढ़ा था कि ये स्टिमुलेशन होता है और रिस्पॉन्स जनरेट होता है, कि जैसे कि अगर आग पे हल्की सी हमारी उंगली लग जाती है तो एकदम से हम अपना हाथ झटक देते हैं ना, एक एनर्जी सी आ जाती है हमारे अंदर। तो मोटिवेशन उसी एनर्जी को बोला जाता है कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अपने यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय को एनर्जाइज करते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे काम कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक्शन में आए। और एक्शन में किस चीज़ के लिए आए? क्योंकि हमारे भैया, हमारे उनके सबके अपने अपने कुछ डिजायर्ड गोल्स हैं, हम उन गोल्स को उनसे अचीव कराना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लोगों को स्टिमुलेट यानी कि एक धक्का मारती है, एक पुश करती है। क्यों? ताकि वो एक्शन में आए। और एक्शन में क्यों आए? क्योंकि हमें उनसे कुछ गोल्स को अचीव कराना है।
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी मोटिवेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ वर्ड सुनोगे, जैसे कि मोटिव्स। मोटिव हम बोलते हैं ना, मोटिव है, मोटिव है, मोटिव है। मोटिव क्या है? मोटिव को तो हम ऐसे बोलते हैं कि एम है, बट यहाँ जब हम मोटिव्स की बात करते हैं तो मोटिव्स क्या करते हैं हमें, ये हमारी एक इनर स्टेट है, यानी इनर स्टेट मतलब हमारे अंदर की एक फीलिंग है। ये हमारे अंदर एक मोटिव होता है जिसकी वजह से हम एक्ट करते हैं। ये जो मोटिव हम बोलते हैं ना, ये मोटिव क्या है? हमारे अंदर की एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से बाहर आपको एक्शन देखने को मिलता है। सो इट इज द इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, यानी कि आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आता है, आपको एक्टिवेट करता है, मूव करता है, डायरेक्ट करता है आपके बिहेवियर को, ताकि आप अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अब ये कम होता कैसे है, किसकी मदद से होता है? ये होता है बेटा मोटिवेटर्स की मदद से। मोटिवेटर्स क्या होता है? मोटिवेटर्स कुछ टेक्निक्स होती हैं। मोटिवेटर्स क्या होता है? कुछ टेक्निक होती हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि किसी को पैसा दिखाया जाता है, बोनस दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, तो इन सभी चीज़ों की हेल्प से हम लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन है कि अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा देना होगा जिसको देखकर वो मोटिवेट हो जाए। अब वो पैसा भी हो सकता है या पैसों के अलावा कुछ चीज भी हो सकती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। और फीचर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए हमारी एक्रोनिम में तो मोटिवेशन वाली होनी चाहिए ना। सो बेटा फीचर्स ऑफ मोटिवेशन को मैं समझाती हूँ दैट आई कैन ग्रो एंड एक्सप्लोर। आई कैन ग्रो एंड एक्सप्लोर। और लो, यहाँ पर तुम्हें मोटिवेट करने के लिए तुम्हारे लिए बोनस एक और एक्रोनिम, अगर तुम्हें ये समझ ना आ रही हो तो दूसरी, आई चिल, ईट एंड ग्रो। चिल भी करना है, खाएंगे पिएंगे भी, मस्त भी रहेंगे और ग्रो भी करेंगे। तो अपने स्वाद अनुसार जो भी तुम्हें अच्छी लगे एक्रोनिम, उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों से आपको पॉइंट्स जो है वो बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आई से, तो आई से बेटा हमारे पास यहाँ पर होता है इंटरनल फीलिंग। ठीक, लिखना शुरू करो अपनी समरी नोटबुक में। आई से क्या मतलब है? इंटरनल फीलिंग। उसके बाद बेटा सी से मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सी से क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसके बाद जी से है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जी से क्या मतलब है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ई से मतलब है बेटा ईदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ईदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फटाफट से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने चारों पॉइंट्स लिख दिए होंगे। वन बाय वन इन पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, ये हमारे अंदर की चीज़ है यार। अगर सपोज करो कि मुझे पैसा मोटिवेट नहीं कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए लाखों करोड़ों रुपए, तुम मेरे सामने रख रहे हो लाखों करोड़ों रुपए कि हाँ मैडम ले लो ये, पर मुझे तो चाहिए ही नहीं ना, तो क्या ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी? आप एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में कहते हो कि यार अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें बोनस दे देंगे, हो सकता है उसे बोनस चाहिए ही नहीं, उसे तो प्रमोशन चाहिए था, तो वो चीज़ उसको मोटिवेट नहीं करेगी। ये हमारी इंटरनल फीलिंग होती है, हमारी डिज़ायर, हमारे अर्ज की यार ये चीज़ हमें चाहिए। सो मोटिवेशन को कहा गया कि द urge, the drives, the desires, the striving और the needs of the human beings are internal। ये सारी चीजें इंटरनल होती हैं, अंदर से आता है मोटिवेशन, यहाँ से आता है ना, दिल से। सो ऑल दिस अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम पागल से हो जाते हैं। एक जुनून और एक जोश सा हो जाता है हमारे अंदर, एक जाग जाता है कि नहीं यार कैसे नहीं हो रहा है। तुमने सोच लिया है कि यार तुम्हें 95% मार्क्स लेकर आने हैं या तुम्हें किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो तुम मोटिवेट हो रहे हो कि तुम्हें यार वहाँ तक पहुँचना है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हारा जो बिहेवियर है वो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज होगा। उसी तरीके से तुम्हारा जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट होगा उसी तरफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इंटरनली ही होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यू वर्क हार्ड एट वर्क बट बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम द स्टार परफॉर्मर। आप इसीलिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि तुम्हें ना चाहिए कि जैसे मंथ एंड होता है ना तो स्टार परफॉर्मर्स निकलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उनको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, ट्रॉफी दी जाती है और उनके लिए तालियां बजती है, तो तुम्हें वो चाहिए।
कि तुम्हारा भी नाम अनाउंस हो, तुम्हें भी स्टेज पे बुलाया जाए, तुम्हें भी वो सितारा लगाया जाए तुम्हारे यहाँ पर, या फिर तुम्हें कोई ट्रॉफी दी जाए, कोई सर्टिफिकेट दी जाए और सबके सामने तुम्हारे लिए ताली बजे। तुम चाहते हो ये, इसलिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉट बिकॉज समवन फोर्स्ड यू, पर इसलिए नहीं कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है, तुम्हें खुद चाहिए, ये तुम्हारी खुद की फीलिंग है, किसी ने आकर नहीं कहा तुम्हें कि ये काम करो, ठीक है। सो अब इसको अगर अपने स्टाइल में बोले तो किसी दिन अचानक से तुम्हारे लगा कि घर को देखते हुए कि यार मेरा कमरा कुछ ज्यादा गंदा सा नहीं हो रहा, चलो एक काम करता हूँ, आज छुट्टी का दिन है, आज संडे है, आज अपना अच्छा से ना रूम में साफ कर देता हूँ। तो तुमने वो रूम साफ अपनी मर्जी से किया है, खुद मोटिवेशन आया तुम्हारे अंदर, क्या साफ सुथरा रहना चाहिए कमरा, इसलिए नहीं कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें डांटा था या मम्मी ने कहा था, नहीं, खुद से किया तुमने। तो मोटिवेशन खुद से आता है, ठीक है, इनर फीलिंग है ये आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बट एक चीज समझनी होगी कि मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यार आप ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हो और हर एक ह्यूमन बीइंग की इच्छाएं तो अलग अलग होती हैं। ये तो क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में हमें सिखा दिया गया था दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। कि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड होती है, एक वांट हमारी सेटिस्फाई नहीं होती कि हम दूसरे के लिए आ जाते हैं। तो ह्यूमन वांट्स तो कभी खत्म नहीं होंगी और ये हर किसी की अलग अलग होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम करते हैं तो भाई 50 लोगों को अलग अलग चीज चाहिए होगी ना। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को छुट्टी पे घूमना चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, तो किसी को कुछ और चाहिए। तो अब हर किसी के बारे में ये समझना कि यार किसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को डेवलप करना कितना मुश्किल होगा, कितना ज्यादा हेक्टिक चीज है ये। तो इसलिए कहा गया कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ ठीक है किसी को भी कुछ भी दे दिया और वो उसको लेकर चला जाएगा। ना बाबा, ऐसे नहीं होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजिनस। भैया ये जो सारे इंडिविजुअल्स हैं हमारे, ये हेट्रोजिनस हैं, ये अलग अलग होते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के अंदर, अपने परसेप्शन, मतलब इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, इनकी जो सोच है और इनके जो रिएक्शन है वो सब अलग अलग होते हैं यहाँ पर। तो सबके हिसाब से चलना तो पॉसिबल नहीं है ना। So any type of motivation may not have the uniform effect on all the members। और यहाँ पर अगर आपने सोचा कि चलो कोई भी मोटिवेशन इस्तेमाल करते हैं और सब मेंबर्स के लिए वो सेम ही रहेगा, नहीं चल पाएगा। आपको हर किसी की नीड को समझना होगा और उसी के हिसाब से आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। चलो जी एग्जाम्पल देख लो जरा मेरा। What motivates one employee? जैसे कि एक किसी को, मैंने वही बताना, किसी को पैसा मोटिवेट कर रहा है बट वहीं पे दूसरे वाले को रिकॉग्निशन चाहिए। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहचान चाहिए कि यार मेरे को तो पहचान चाहिए कि ऐसा हो कि सब लोग मुझे अच्छे से जानते हो अलग से। तो ठीक है, सबके लिए अलग अलग है ना, तुम्हें वो पहचानना पड़ेगा। अब हमारे स्टाइल में देखो, सम स्टूडेंट स्टडी फॉर मार्क्स। कुछ बच्चे तो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्लास में कि यार उन्हें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, बट कुछ हमारे चुलबुले, हमारे प्यारे, हमारे शरारती नॉटी बच्चे, भाई वो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनकी जो क्रश है ना, क्रश, वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। अब इंटेलिजेंट लड़की इंटेलिजेंट बच्चों से ही बातें करती है और तुम ठहरे नालायक, तुमने तो पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें तो मार्क्स लेकर नहीं आने हैं, तो वो तुमसे बात क्यों करेगी? तो तुम्हें अपनी क्रश को इम्प्रेस करना है, तुम भाई इसलिए पढ़ने बैठे हुए हो, इसलिए तुमने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो वो ना तुम नालायक है ना। तुम्हारी मोटिवेशन भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये हमेशा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को डेवलप करता है। यानी कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, उसी को तो मैं अपना गोल बनाऊंगी ना, और अगर वो मुझे चीज चाहिए तो उसके लिए मोटिवेट होंगी। आज मैं कह रही हूँ कि मुझे अपना सपनों का एक घर बनाना है, ठीक है, मुझे अपने पैसों से अपना सपनों का एक घर बनाना है, तो ये मेरा गोल है। और आज उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे जितने भी एक्शंस है, मैं जो भी यहाँ पे काम करती हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए कर रही हूँ। तो मेरा बिहेवियर उस गोल को अचीव करने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूँ। वहीं पे अगर मेरे को नहीं चाहिए होता मेरे सपनों का घर, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों उठूं, खड़ूं, पसीना बहाऊं और काम करूं? क्यों? नहीं करूंगी ना मैं। भाई जब हमें कोई चीज मोटिवेट कर रही है, वही हमारा गोल बन गया है, तभी तो हमारा बिहेवियर ऐसा हो गया कि यार नहीं, मुझे अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे वो चीज हासिल करनी है। तो मोटिवेशन हमेशा आपका एक बिहेवियर ऐसा जनरेट करता है जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, देखिए जरा,
इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू प्रोड्यूस द बिहेवियर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ये हमेशा आपको क्या करेगा, हमेशा आपके अंदर ये एक फीलिंग जनरेट करेगा कि भाई आपको हायर परफॉर्मेंस इसलिए रखनी है क्योंकि देखो तुमने एक गोल अपना सेट कर रखा है इसलिए। द प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू द एम्प्लॉयज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। इसलिए कई बार क्या होता है कि यार हमें लग रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, तो हम उन्हें प्रमोशन का लालच दिखाते हैं कि देखो प्रमोशन चाहिए, ये वाली पोस्ट चाहिए, काम करो, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो और ये वाली पोजीशन हासिल कर लो। तो ये क्या है, ये भी तो मोटिवेशन का ही पार्ट है जो आपको आपके गोल की तरफ रास्ता दिखा रहा है कि चलते चलो चलते चलो चलते चलो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो। एक सेल्स पर्सन बहुत मेहनत से काम करता है क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा करना है, क्योंकि टारगेट पूरा करने के लिए, टारगेट पूरा करने के बाद क्या होगा, उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर उसे वो रिवॉर्ड चाहिए तो भाई वो काम करेगा, वो टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करेगा। अब हमारे उसमें देख लो जरा, हमारे स्टाइल में, कि जब आपके दोस्त ने कहा टॉप 3 को पिज्जा पार्टी मिलेगी, टॉप 3 को पिज्जा पार्टी मिलेगी, एंड सडनली एवरीवन बिकम्स अ टॉपर। कई बार होता है ना कि हम अपने दोस्त यारों में भी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि देख यार पढ़ना है ना, मैं चल इसको एक गोल के साथ जोड़ देते हैं कि जिन जिन के नंबर सबसे ज्यादा आएंगे, टॉप 3 नंबर जिन जिन के होंगे तो उनके लिए पिज्जा पार्टी होगी। अब सबको लगता है कि यार अगर मैं टॉप 3 में नहीं आया तो यार मेरे को पिज्जा पार्टी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप पिज्जा खा नहीं सकता, बट एक होता है ना कि यार यारी दोस्ती में पार्टी मिलती है, तो दोस्त के पैसों से अगर पार्टी मिलेगी तो उसका तो मजा ही अलग होता है, स्वाद ही अलग हो जाता है उस पिज्जा का, जब दोस्त के पैसों से खाने को मिले। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, बट उसके पैसों से खाने का मजा ही अलग है। तो इसीलिए तुमने क्या किया भाई, इसीलिए तुम उस रेस में कूद पड़े क्योंकि तुम्हें पिज्जा खाना था। तुम्हारा गोल मिल गया तुम्हें, चाहे वो गोल किसी भी तरीके से मिला, और तुम मोटिवेट हो गए, तुम्हारे नंबर आ गए। चलो आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये है असली मोटिवेशन। जब भी हम सुनते हैं ना तो मोटिवेशन को हम एक पॉजिटिव साइड से सुनते हैं। हमेशा हम लोग मोटिवेशन को पॉजिटिव साइड से समझते हैं कि मोटिवेशन तो हमेशा हमें पॉजिटिव चीजों को दिखाता है कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, मोटिवेशन में प्यार है, मोहब्बत है, ये सब चीजें ना भाई। मोटिवेशन में हमेशा प्यार मोहब्बत नहीं है, मोटिवेशन डांट में भी है, पिटाई में भी है भाई। मोटिवेशन मम्मी के चाटे में, मम्मी की चप्पल में, मम्मी की डांट में भी है बालकों। कि सपोज करो कि कई बार लड़कों को ज्यादातर ये वाली खैर सुनने को मिलती है बात कि अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तुझे क्या लगता है कि तेरे पिताजी ने जायदाद तेरे लिए बना रखी है? सुन, पढ़ेगा लिखेगा नहीं ना तो तेरे को जायदाद से बेदखल कर देंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, अपने आप पैसे कमाना, चाहे अपना चाय का ठेला लगाना, हम नहीं करने वाले कुछ भी। तुझे क्या लगता है तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या हमारे पैसों पे पलेगा? हम नहीं देंगे कुछ भी। तो भाई ये जो तुम्हें वो ताना दे रहे हैं ना, रोज रोज ताना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। और लड़कियों को क्या सुनने को मिलता है? पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो क्या करेंगे, तेरी शादी करा देंगे, शादी कर देंगे, और क्या, जब पढ़ना लिखना नहीं तो क्या करना है फिर, शादी कर लेना। ये ताना, ये मोटिवेशन है कि तुम्हारे दिल को यहाँ तक तुम्हारे जाके लगे बात, अब वो चाहे प्यार से लग जाए चाहे डांट से लग जाए। तो मोटिवेशन तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से होता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं, पॉजिटिव मोटिवेशन को तो हम सभी जानते हैं कि भाई तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, तुम्हारे पैसे बढ़ा देंगे, तुम्हें बोनस दे देंगे, तुम्हें गाड़ी दे देंगे रहने के, सॉरी घूमने के लिए, तुम्हें रहने के लिए घर दे देंगे, ये सब तो चलो ठीक है, पॉजिटिव है। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? काम नहीं करोगे सैलरी कट जाएगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सबके सामने बेइज्जत कर दिया जाता है, कई बार डांट दिया जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दोनों तरीके का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखो जरा, पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आपके रिवॉर्ड्स आते हैं, यानी कि जो भी आपको फायदे दिए जाते हैं, तो रिवॉर्ड आ रहा है, आपकी पे का इंक्रीमेंट आ रहा है, आपका प्रमोशन आ रहा है। बट नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आती है आपकी पनिशमेंट, आपके इंक्रीमेंट्स रोक दिए जाते हैं, यानी कि जो आपकी सैलरी को बढ़ना होता है वो बढ़ना रोक दिया जाता है। आपको डराया धमकाया जा रहा है कि भैया नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब जैसे कि किसी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो बोनस मिल रहा है, इफ यू आर लेट अगेन, ये तो पॉजिटिव है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए आपको बोनस मिल रहा है। नेगेटिव मोटिवेशन के लिए क्या है कि अगर दोबारा लेट आए तो सैलरी काट लेंगे। सुनने को मिलती है यार बार बार ये बात, दिल को लगती है। जैसे कि तुम्हारी मम्मी कह रही है बेटा A+ आए ना, A+, 90+ जितने वो कह रही होंगे ये आए ना तो बेटा बाइक दिला दूंगी, बाइक जोन सी बाइक तू कहेगा वो दिला दूंगी, या दोस्तों के साथ तुझे ट्रिप पे जाना था ना तू ट्रिप पे चला जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन सुनो, अगर फेल हो गए या नंबर नहीं आए जितने बोले जा रहे हैं तो सुनो, ये जो तुम फोन सारे दिन बैठ के चलाते रहते हो ना बेटा, ये फोन वोन सब छिन जाएगा, तो ध्यान रखना। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो मोटिवेशन के फीचर्स हैं वो बहुत ही बड़े तरीके से समझ आ चुके होंगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग भी पढ़ेंगे कुछ थ्योरी। मुझे लगता है कि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ है। देखो इसमें थोड़ी सी अकाउंटेंसी भी है, अभी थोड़ी सी मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई तुम्हें, है ना। और देखो आज इसमें हमारे तो वो थे ना, एक साइंटिस्ट साहब थे जिन्होंने हमें प्रिंसिपल्स वगैरह दिए थे। तो देखो साइंस के लोग भी घुसे हुए हमारी बिजनेस स्टडीज के अंदर, हमारे कॉमर्स के अंदर। और आर्ट वार्ट पढ़ के हमने ह्यूमैनिटीज वालों से तो बातचीत कर ही ली है। तो मतलब सब कुछ है यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ न्यूटन साहब जो लॉ वो बना रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, साइंस वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास न्यूटन है, हमारे पास मैस्लो साहब है, इन्होंने भी हमें एक थ्योरी दी और बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी। तो मैस्लो साहब की थ्योरी को हम सभी को जानना है और बहुत ध्यान से समझ के रखना है, क्योंकि ज्यादातर इसका क्वेश्चन आता है केस स्टडी के लिए। तो जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें ये बात लिख कर रखिएगा कि ये वाला जो टॉपिक है ये केस स्टडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं ये मैस्लो साहब ने अब क्या किया। सो टॉपिक का नाम है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन से रिलेटेड इन्होंने हमें एक थ्योरी दी। क्या बताया? मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल। अब आप इसको अंडरलाइन करेंगे जब भी आप नोट्स बनाएंगे। क्या? इट इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन। कि अगर आपको बेटा मोटिवेशन को समझना है ना, तो मोटिवेशन को समझने के लिए ये जो थ्योरी है ये इसका फंडामेंटल है, यानी कि ये इसका बेस क्रिएट करती है। कैसे? अब्राहम मैस्लो, इनका पूरा नाम क्या था? अब्राहम मैस्लो, पता होना चाहिए आपको। ये एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे। देखो साइकोलॉजिस्ट भी आ गए यहाँ पर। ये एक बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने क्लासिकल पेपर जो कि 1943 में पब्लिश हुआ था, देखो कितनी पुरानी बात है, आज़ादी से भी पहले की बात है। तो इन्होंने अपने क्लासिकल पेपर 1943 में जो पब्लिश हुआ था उसमें कुछ एलिमेंट्स बताए अपनी इस पूरी थ्योरी के बारे में। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि मैस्लो की जो थ्योरी है ये फंडामेंटल है अगर मोटिवेशन को समझना है तो। कौन है मैस्लो? का पूरा नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने अपने साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने क्लासिकल पेपर 1943 में जो पब्लिश हुआ था उसमें हमें मोटिवेशन की थ्योरी के बारे में कुछ एलिमेंट्स निकाल कर दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये है उनकी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का एक डायग्राम। इस तरीके से मैस्लो की थ्योरी को डिफाइन किया गया है। बट इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहती हूँ कि ये थ्योरी किस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है। देखो क्या हुआ, जैसे कि न्यूटन साहब जी तो एक बार पेड़ के नीचे बैठे, सेब गिरा तो उन्होंने बना दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे हमारे अब्राहम मैस्लो के साथ भी हुआ था। क्या हुआ कि एक दिन ना ये किसी काम से घर से निकले थे, बहुत टाइम, भाई बहुत पुराने साल पहले की बात है तो उसी हिसाब से समझना। अब क्या हुआ था कि काम करने के लिए घर से बाहर निकले, कुछ खा पी के ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले नहीं थे। काम करते करते लगभग 1 से 1:30 बज गया था। अब जब 1 से 1:30 बज गया तो इनको अचानक से ना बहुत तेज भूख लगने लगी। जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 10 रुपए निकल कर आए, सिर्फ 10 रुपए। अब 10 रुपए में किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में तो ये लोग खाना खा नहीं सकते थे, तो चले गए। अब देखो जब भूख लग रही होती है ना, तो जब हमें भूख लग रही है मतलब कि हम ना कुछ ऐसा है जो अनसेटिस्फाइड है, मतलब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते ना। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही होती, जैसे कहीं में बहुत तेज प्यास लग रही है और पानी नहीं मिल रहा है, तो हम परेशान होने लग जाते हैं ना। यानी कि जब हम अनसेटिस्फाइड होते हैं ना, क्या बोला मैंने कि जब हम, जरा इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जब हम अनसेटिस्फाइड होते हैं तो अनसेटिस्फाइड होने की वजह से ना हमें ना टेंशन सी होने लगती है, टेंशन सी, हम परेशान से हो जाते हैं। हमारा बिहेवियर ऐसा होता है चिड़चिड़े से हो जाना, कि कोई कुछ कह दे तो बस मन करता है कि इसको 2 सुना दूं, तो चुप हो जा भाई, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, इस टाइम पे दिमाग खराब हो रहा है ना, एक टेंशन सी हो जाती है। और फिर जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हो। अब जैसे कि मैस्लो साहब को भूख लग रही थी तो ये ना ढूंढने की कोशिश करी उन्होंने, तो यानी कि टेंशन की वजह से आपका अचानक से आ जाता है एक सर्च बिहेवियर। ठीक है, क्या आ जाता है? एक सर्च बिहेवियर आ जाता है। तो ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर एक स्टॉल था और उस स्टॉल के ऊपर 10 रुपए में खाना मिल रहा था। तो अब नॉर्मली क्या है ना, नॉर्मली जो हमारे मैस्लो साहब थे ना वो बड़े भाई साइकोलॉजिस्ट थे, अच्छे स्टैंडर्ड वाले थे, तो ये दाल चावल रोटी वोटी ये नहीं खाते थे, ये इनके तो खान पान अलग थे। बट यार इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि इनको बहुत तेज भूख लग रही थी और पेट जो था बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, टेंशन जो थी वो अपने 7वें आसमान तक पहुंच चुकी थी, पेट के चूहे ये जो घोड़े हैं, हाथी हैं, ये बन चुके थे। तो भाई अब तो जो मिल रहा है वो दे दो। तो ये गए, 10 रुपये इन्होंने दिए, वहाँ से दाल रोटी चावल लिए, खाया, पेट को सेटिस्फैक्शन मिला, शांति मिली, भूख खत्म हुई। यानी कि जैसी सर्च बिहेवियर करके आपके माइंड में ना, अच्छा
जब सर्च बिहेवियर भी आता है ना तो उसके साथ एक और चीज अराइज होती है, ड्राइव्स। ड्राइव्स मतलब कि दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लग जाती है कि यार काश काश कुछ खाने को मिल जाए, काश यार पिज्जा मिल जाए, काश यार बर्गर मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए। ये ड्राइव्स आ रही हैं आपके माइंड में, वो क्लाउड बन रहे हैं माइंड में, जिसकी वजह से तुम सर्च बिहेवियर की तरफ बढ़े। और सर्च करते 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 जब तुम्हें चीज मिल गई, और जब तुम्हें वो चीज मिल गई तो तुम हो गए सेटिस्फाइड, खा पी के एकदम अपना मस्त सेटिस्फाइड हो गए तुम। और जैसे तुम सेटिस्फाइड हुए तो तुम्हारा जो टेंशन था, तुम्हारा जो स्ट्रेस था, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो मैस्लो जी ने यहाँ पर अपने इसी चीज से मैस्लो की हायरार्की थ्योरी बना डाली कि भाई हमारे जो लोग होते हैं ना, वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं, इसी तरीके से चीज उन्हें मोटिवेट करती है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी बंदे की जो नीड होती है ना, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन की जो नीड होती है ना, उसको उन्होंने 5 लेवल में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया, 5 लेवल में डिवाइड किया। अब फिर से वही प्रोसेस है, तो आपको लाइन वाइज लाइन ही याद रखना है, सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना। तो मैंने ना ये सीक्वेंस हायर टू लोअर बनाया, ऊपर से नीचे की तरफ। पर आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लोअर टू हायर जाना है, ठीक है। सिर्फ एक्रोनिम के लिए हम यहाँ पर इसको हायर टू लोअर लेकर जा रहे हैं, और एक्रोनिम है हमारी यहाँ पर CSP, ठीक है, CSP, जहां पर S से मतलब है हमारा क्या बेटा, S से हमारा मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। S से हमारा क्या मतलब है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। E से हमारे पास यहाँ पर मतलब क्या है, एस्टीम। और उसके बाद हमारे पास L नहीं बोलूंगी मैं, यहाँ पर इस नीड को बोलूंगी एफिलिएशन, ठीक है। ये नीड होती है हमारी एफिलिएशन। तो A से है हमारे पास एफिलिएशन, S से हमारे पास सेफ्टी, और फिर P से हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड, जिसको हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं कि ये पांचों नीड्स क्या हैं। अब देखिए जरा, पांचों नीड के और दोबारा से एक बार डिस्कशन करूंगी, दोबारा से बताऊंगी, बट समझने से पहले, नीड्स को समझने से पहले जरा इनकी अजम्पशन पे आए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी थ्योरी बिना अजम्पशन के नहीं होती। तो वो सारे नाम मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से अजम्पशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए जरा, अजम्पशन क्या कहती है। तो अजम्पशन में सबसे पहली चीज उन्होंने ये बोली कि देखो, थ्योरी को जब भी पढ़ोगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली बात, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड। लोगों का बिहेवियर उनकी नीड के अकॉर्डिंग है। यहां पर लोगों का बिहेवियर उनकी नीड के अकॉर्डिंग होगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। अगर नीड अनसेटिस्फाइड होगी तो टेंशन वाला बिहेवियर होगा, और अगर नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो यानी कि लोगों का जो बिहेवियर है, उनका हंसना, दुखी होना, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टोटली उनकी नीड्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, और हमने यहाँ पर लोगों की नीड को एक हायरार्की में सेट कर दिया। हायरार्की मतलब स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक नीड से लेकर हायर लेवल ऑफ नीड तक हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक। अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स अ पर्सन। अगर आप सेटिस्फाइड है, अगर आपको वो चीज जो चाहिए थी वो मिल गई और अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। अगर आपको जो चीज चाहिए थी वो आपको मिल ही गई, तो आप किस चीज के लिए मोटिवेट होंगे, होंगे ही नहीं ना किसी भी चीज के लिए। हम कब किसी चीज के लिए काम करना शुरू करते हैं, जब वो चीज हमें मिल नहीं रही होती। तो वो उन्होंने यही बोला कि एक सेटिस्फाइड नीड कभी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती। ओनली द नेक्स्ट हायर नीड लेवल नीड कैन ओनली मोटिवेट अ पर्सन। यानी कि जब हमें अगली हायर लेवल ऑफ नीड दिखती है, कि पहले हम बचपन में जब छोटे से थे ना, तो हमें वो वॉकर चाहिए होता था चलने के लिए, फिर धीरे धीरे जब थोड़े से बड़े हुए तो वो गाड़ी चलाने को मिल जाती है, फिर थोड़े और बड़े हुए तो बाइसिकल मिल जाती है ना, उसको चला के मस्त चल रहे होते हैं। थोड़े से और बड़े हुए तो स्कूटी पे आए, स्कूटी के बाद बाइक पे, फिर बाइक जब मिलने लग गई तो अब तुम्हारी डिजायर हो रही है कि यार कार मिल जाए, कार के बाद तुम हवाई जहाज पे जाओगे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो जब एक नीड सेटिस्फाई होती है तभी दूसरे पे जाते हो ना, हायर होनी चाहिए लेकिन वो उससे, तभी आप उसके लिए मोटिवेट होगे। तो यही बात उन्होंने भी यहाँ पर समझाई। अ पर्सन moves to the next higher level when the lower level of need is satisfied। और उन्होंने ये बात भी बोली यहाँ पर कि जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे तो इस चीज को माइंड में रखना कि जब तक उसकी एक लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक वो अपनी हायर नीड पे नहीं जा रहा है। पहले वो लोअर वाली नीड सेटिस्फाई होगी, उसके बाद वो हायर पे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशन है जो मैस्लो साहब ने अपनी थ्योरी के साथ हमें समझाई, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको लेकर जाऊंगी यहाँ पर जो नीड्स के नाम है उसकी तरफ। देखो अब समझो जरा, जैसे कि हमारे मैस्लो साहब ने बोला
कि नीड को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रॉम द बेसिक टू द हायर। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है ना बेटा, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है ये सबसे बेसिक नीड होती है, सबसे छोटी नीड हमारी यही है, यही है हमारी बेसिक नीड। ठीक, उसके बाद जब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब हम सोचते हैं अपनी सेफ्टी वाली नीड के बारे में, तो ये सेकंड लेवल पर आती है। फिर जब ये सेटिस्फाई हो जाती है तब हम लव और बिलोंगिंगनेस, जिसको आप यहाँ पर एक और नाम से याद रखेंगे, एफिलिएशन। ठीक, उसके बाद जब ये वाली नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब हम एस्टीम नीड की तरफ बढ़ते हैं, और जब एस्टीम नीड भी मिल जाती है तो सबसे हायर लेवल नीड होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हायर है, वो बेसिक है और ये हायर है। ठीक, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ इसी नीड को समझाने के लिए कि मान लो कि तुम एक पर्सन हो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाता है। ठीक है, तुम नौकरी करने के लिए जा रहे हो। तो जब तुम वहां पर नौकरी करने के लिए जा रहे हो तो भाई सबसे पहली चीज, जब तुम उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे होगे, तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में कदम रख रहे होगे, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होती है कि मुझे जाते ही सीईओ बनना है, जाते ही सीईओ बनना है क्या, या जाते लोग तुम्हें पहचानने लग जाए कि अरे यार भाई तुम तो बहुत बढ़िया इंसान हो, जाते तुम्हारी दोस्ती यारी हो जाए वहां पे सबसे। नहीं, जब कोई भी इंसान काम करने के लिए घर से निकलता है ना तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है और उसे बोलते हैं पैसा। इंसान घर से बाहर निकलता ही पैसे कमाने के लिए है। तो फिजियोलॉजिकल नीड में वो जो बेसिक नीड है ना कि आज हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कहते हैं ना क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, इसी तरीके से जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हो तो वहां काम करते हुए तुम्हारी सबसे बेसिक नीड होती है सैलरी। कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एक बहुत ही बढ़िया सैलरी और उससे जुड़े हुए पर्क्स, यानी कि उससे जुड़े हुए फायदे, उससे जुड़े हुए इंसेंटिव्स चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारी बेसिक नीड है। ठीक, जब ये तुम्हारी सैलरी वाली नीड सेटिस्फाई हो जाती है ना तब तुम बढ़ते हो आगे की तरफ, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड की तरफ। यानी कि ठीक है काम तो मिल गया है पर ये कब तक है, आज काम मिल गया ऐसा तो नहीं 2 महीने बाद हमें निकाल दिया जाएगा और कल को रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। तो यहां पर हमें चाहिए सिक्योरिटी ऑफ आवर जॉब। तो जब हम बात करते हैं सेफ्टी नीड की तो यहां हमें चाहिए जॉब सिक्योरिटी, यहां हमें चाहिए पेंशन प्लान, यहां हमें पेंशन चाहिए, यहां हमें चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। कि भाई ऐसा ना हो कि आज 20 दे रहे हैं कल को 15 देना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो ठीक है, अब अपनी जॉब की सिक्योरिटी भी हो गई है। लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते तो इसलिए है ना कि वहां पे उनको सेफ्टी मिलती है। चलो ठीक है, आगे बढ़े तो देखो यार किसी जगह पर जब आप 6 घंटे तो देखो हम लोग काम करते ही है मिनिमम किसी भी जगह पर, बट कुछ लोगों के वर्किंग आवर्स ज़्यादा भी होते हैं। तो जिस जगह पर आपको 6 से 7 घंटे काम करना होता है, क्या वहां पर बिना किसी यारी दोस्ती के काम हो सकता है, बिना किसी ऐसी चीज़ के कि यार तुम जाते हो काम करते हो और आ जाते हो? ऐसा नहीं होता। जिस जगह पर हम काम कर रहे होते अगर हमें वहां पे अपनेपन का एहसास ना हो ना तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। और एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है आपकी वर्क प्लेस पे, एक अच्छा माहौल बना रहता है उससे। तो आपकी अगली नीड यही होती है कि यार जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, यानी कि पूरी ज़िंदगी बितानी है हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कुछ हमें यहाँ पे रिलेशनशिप भी बिल्डअप करने होंगे। अब अपने वाले रिलेशनशिप की यहाँ पे मैं, तुम जो सोच रहे हो उन वाले रिलेशनशिप्स की मैं यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड कि भैया उनको चाहिए होता है एक लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। अब ये किस टर्म्स में हम कह रहे हैं कि जैसे कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम करता है, यार उसको इतने साल हो गए तुम्हारे यहाँ पे काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं जब तुम कोई डिसीजन लेते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको बुलाओ ना कि यार सुन, तुम भी आओ और सुनो जरा हमारी बात को, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बोलो, तो उसे लगेगा कि यार ये लोग मुझे अपना मान रहे हैं। एक बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है बेटा, बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। हमें अपनापन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जब हमें लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अपना मानती है तभी तो हम दिल से काम करेंगे ना वहाँ पे, तभी तो हम ये मानेंगे कि यार ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो दिल से काम करेंगे। तो ये अपनापन चाहिए होता है। चलो भाई ठीक है, तुम्हें अपनापन भी मिल गया। अब तुम्हें चाहिए एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है इज्जत, एक रिकॉग्निशन चाहिए तुम्हें। तुम एक रिकॉग्निशन चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई तुम्हें पहचान मिले, तुम्हारी इज्जत हो, तुम एक अलग ही पोजीशन में हो वहां पे। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, अब तुम्हें लेकिन एक अलग से भाई तुम्हारी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। एक होता है ना जब तुम टीम लीडर से बन जाते हो तो वो एक एक्सट्रीम नीड है तुम्हारी, यानी कि जहां पर तुम्हें क्या मिल रहा है, एक अलग से एक पहचान मिल रही है। ठीक, उसके बाद आती है आपकी सबसे हायर लेवल ऑफ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब कि आज मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया एज अ टीचर,
कल को मैं चाहती हूँ कि मैं मालिक की कुर्सी पे जाके बैठूँ, मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे जाके बैठूँ, मैं मैनेजर की कुर्सी पे जाके बैठूँ। तो भाई जब ये जो मैं सोच रही हूँ ना, ये मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हो, आप चाहते हो कि आप वहां तक पहुंचो जहां तक पहुंचना आप डिजर्व करते हो। तो यहाँ पर हम हायर लेवल ऑफ नीड्स के बारे में बात करते हैं, आपके प्रमोशन, आपके ग्रोथ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा सा आपको यहाँ से चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हो। चलिए, तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे, वन बाय वन डिटेल में आपको ये सारी नीड समझाती हूँ। तो अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहली नीड है हमारे पास बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसको साइकोलॉजिकल नीड बोलते हैं। साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन नीड्स इन द हायरार्की। सबसे कॉमन नीड होती है हमारी हायरार्की के अंदर, कॉरस्पॉन्ड टू द प्राइमरी नीड, यानी कि बिल्कुल हमारी प्राइमरी नीड को कॉरस्पॉन्ड करती है। जैसे कि बेसिक सैलरी, एक बेसिक सैलरी हमारी इस नीड को सेटिस्फाई करने में मदद करती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय जो है वो पैसा कमाना चाहता है टू बाय द फूड, वाटर एंड टू पे द रेंट। वो पैसा क्यों कमाना चाहता है? भाई उसे खाना खरीदना है, पानी खरीदना है, अपना घर का रेंट देना है, इसलिए वो पैसा कमा रहा है। जस्ट लाइक यू नीड द पॉकेट मनी टू बाय द स्नैक्स एट द स्कूल कैंटीन। भाई तुम स्कूल जाते हो, तुम्हें भी तो खाना पीना करना होता है, तो तुम्हें वो जो मम्मी रोज सुबह कहती है कि ले बेटा 10 रुपए ला, जी ले अपनी जिंदगी, खा लो कैंटीन से खाना, तो भाई वो जो 10 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं ना रोज के, वो तुम्हारी बेसिक नीड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, ऐसी जीप दिखाना फिर तुम भी। चलो चलो चलो, नेक्स्ट आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में क्या आता है भाई, यहाँ तुम्हें सिक्योरिटी दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है फ्रॉम द फिजिकल एंड द इमोशनल हार्म, कि मतलब आप इमोशनली भी यहाँ पर सेफ रहें और फिजिकल हार्म भी ना हो, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, कोई भाई मशीनों पे अगर काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको सेफ्टी दी जा रही है। तो जॉब सिक्योरिटी, पेंशन प्लान, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि एक एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी मांगता है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मांगता है। जैसे कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ इसीलिए ही जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाई होती है। जैसे कि व्हेन यू वांट योर टीचर टू प्रॉमिस नो सरप्राइज टेस्ट टुडे, द पीस ऑफ माइंड। अब मैम ने कहा था सरप्राइज टेस्ट लूंगी, लेकिन मैम ने आते ही अनाउंस कर दिया कि बेटा चलो छोड़ो ना, कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं, आज तुम और हम मिलकर बैठ के बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को क्या मिली? एक शांति मिली, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड होती है। ठीक, ये तो हमारे अपने एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल यहीं तक खत्म हो गया था जो पेपर में लिख कर आओगे। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। अब एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस किस चीज़ के बारे में बात करता है? आप हमें अपना माने, फ्रेंडशिप है एक, मतलब आपसी हमारा जो मेल जोल है वो यहाँ पर हमारा होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज नीड्स इंक्लूड द एफिलिएशंस, द अफेक्शन, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड द फ्रेंडशिप। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि भैया हम डिसीजन ले रहे हैं, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, तुम्हारा भी स्वागत है, तुम भी आओ और अपना सजेशन दो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एक एम्प्लॉय इंजॉय करता है वर्किंग विद द फ्रेंडली कुलीग्स, कि अगर फ्रेंडली नेचर के उसके साथ कुलीग्स काम करे तो उसे बहुत मजा आता है काम करने में, और वो अपने आप को टीम का पार्ट समझता है। तो मजा आता है काम करने में भी ना, मजा आना चाहिए। बिना मजे के अगर हम काम करते हैं ना तो बेकार है फिर वो काम, उसके अंदर वो बात ही नहीं है। जब मजा आए ना काम करने में, जैसे मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं तुम्हें दिल से पढ़ाती हूँ, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। नहीं पढ़ाती हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है। तो जब हमें दिल से हम कोई काम करते हैं ना मोटिवेटेड होकर, तो उसमें बहुत खुशी मिलती है और खुशी मिलनी चाहिए। ठीक, सो इट इज जस्ट लाइक यू फील हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप इन द क्लास। तो ये वैसा ही है कि जैसे कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड था उसका एक अपना ग्रुप था, अब तुम भी उसके पार्ट बन चुके हो, तो उसमें भी तुम्हें एक बहुत खुशी मिलती है। ठीक, चलो आगे, एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड बात करती है भाई इज्जत की। अब इज्जत किस फॉर्म में? यहाँ पर कि भाई तुम्हें मिले सेल्फ रिस्पेक्ट, कि तुम ऐसा काम कर रहे हो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो, कोई तुम पे उंगली नहीं उठा सकता, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो, तुम्हें ऑटोनॉमी, तुम्हें एक फ्रीडम मिल रही है अपने काम में, तुम्हारा स्टेटस लोग पहचान रहे हैं, तुम्हें एक अलग ही पहचान दी जा रही है, तुम्हें अटेंशन मिल रही है। जैसे कि अगर कल को तुम जनरल मैनेजर की पोजीशन ले लेते हो तो वहां तुम्हें ज्यादा फ्रीडम मिलेगी ना अदर एम्प्लॉयज से, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी एस्टीम नीड है। जैसे कि एक एम्प्लॉय को बहुत प्राउड फील होता है जब बॉस उसकी तारीफ करता है या उसको प्रमोशन दे देता है, तो बहुत खुश होता है।
क्योंकि उसकी एक अलग पहचान बन रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि व्हेन द टीचर सेज वेल डन इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, द ईगो बूस्ट, कि जैसी तुम्हारी टीचर ने तुम्हारे लिए ताली बजा दी क्लास में, पूरी क्लास से बजवा दी तुम्हारे लिए ताली कि देखो कितना बढ़िया बच्चा है, कितनी मेहनत कर रहा है, शाबाश मेरे बच्चे, तो तुम्हारे दिल से बहुत बढ़िया आवाज आती है, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है कि सब लोग ताली बजा रहे हैं, है ना। चलो, ये एस्टीम नीड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और ये सबसे बढ़िया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लेकिन ये आखिरी नीड है। जब बाकी सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम इस पे आएंगे एज पर आर मैस्लो। तो उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं कि भैया देखो, ये हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, ये सबसे बड़ी नीड है हमारी, और इस तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट रेफर्स टू डिजायर, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी सारों में तो आप पहचान लोगे। इट रेफर्स टू डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, कि यानी कि ये आपको मदद करता है ये पहचानने में कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो या कैपेबिलिटी रखते हो वहां तक पहुंचना, इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अगर आज एक सिंपल एक टीचर हूं, बट मुझे पहुंचना है उस स्कूल के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की कुर्सी तक, मैं डिजर्व करती हूँ वहां तक पहुंचना, मेरी कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचने की। आप आज एक कंपनी में नॉर्मल एक एम्प्लॉय हो, कल को तुम सीईओ की पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो, सो दिस इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो इसके अंदर हम आपकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हैं, आपके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को प्रमोट किया गया सीईओ की पोस्ट तक, तो ये उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ठीक है, तो एन एम्प्लॉय वांट्स टू टेक ऑन द क्रिएटिव टास्क, लीड द प्रोजेक्ट एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। जैसे कि एक एम्प्लॉय को कह दिया गया कि देखो यार, आपको टास्क करना है, आप अपना क्रिएटिव टास्क कर सकते हो, उसने प्रोजेक्ट को लीड किया, फुल पोटेंशियल से काम किया, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यहाँ पर पूरी हुई। जैसे कि like when you participate in competition or start your own YouTube channel to show your talent, कि आपके अंदर एक टैलेंट था बट अब तक आपको मौका नहीं मिल रहा था, आप चाहते हो कि आपको एक स्टेज मिले जहां पर आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सको। तो जिस दिन आपको वो मौका मिल जाता है ना, कि आपको अलाउड कर दिया जाता है कि ठीक है जाओ आज दिखा दो तुम अपना धमाका, अपना धूम मचा दो जाके, तो जिस दिन तुम्हें ये मिल गया मौका, तो वो तुम्हारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा करेगा। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी 5 मैस्लो की हायरार्की थ्योरी की नीड्स। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो सारी नीड्स हैं ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो भी कौन से टॉपिक के लिए, केस स्टडी के लिए। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत मज़ेदार और धमाकेदार लगी होगी और सारी चीज़ें ही आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, वो लाइन भी आप यहाँ पर टैग कर सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम पर जो भी इस वीडियो का पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है उसके साथ हमें टैग भी कर सकते हो। तो मिलूंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।